अमेरिकी चुनावों में रूस की दखलंदाजी की होगी जांच, स्पेशल काउंसिल का हुआ गठन। खबर से अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, लेकिन 22,000 के ऊपर टिके रहने में डाउ रहा कामयाब। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी सपाट। बायोकॉन के शेयर में दिखेगा दबाव। बायोकॉन को यूएस एफडीए का जोरदार झटका। बेंगलुरु यूनिट के लिए 10 आपत्तियां जारी की। आज आएंगे एम&एम के जून तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 5% की गिरावट संभव, मार्जिन पर भी दिख सकता है दबाव। एचपीसीएल के नतीजों पर भी आज रहेगी नजर। कोची शिपयार्ड के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस, कुल 76 गुना सब्सक्राइब हुआ इशू। अब बिना रेरा रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेगा होम लोन। बिल्डर को नए प्रोजेक्ट्स के लिए एस्क्रो अकाउंट खोलना भी होगा जरूरी। पर नारायण मूर्ति को विशाल सिक्का का करारा जवाब। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, पिछले 3 सालों में कंपनियों को पहुंचाया नई ऊंचाई पर। नारायण मूर्ति ने प्रदर्शन पर उठाए थे पहले सवाल। ग्लोबल मार्केट्स है एकदम स्टेबल और वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की खत्म। तो बड़ा सवाल है कि 2 दिनों की कमजोरी के बाद क्या भारतीय बाजार आज उभरेंगे, करेक्शन पूरा होगा और रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, लेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कुछ ही देर में हमारे साथ इसी स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपके सामने लाते हैं। डाउ में थोड़ी सी मजबूती के साथ जाकर समाप्ति हुई है, लेकिन चिंताएं हैं वहां पर रशिया के दखलंदाज की, जो अमेरिका के इलेक्शंस के दौरान हुआ, और उसको लेकर बयानबाजी अभी भी जारी है। ये तेजी को रोकते हुए लेकिन 22,000 के ऊपर फिर भी सक्षम था बंद होने में। अब लाते हैं एशियाई बाजार, और एशियाई बाजार देखिए, हांगकांग के बाजार करीब आधे घंटे पहले मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे और अभी भी मजबूती बरकरार है, हालांकि ऊपर से थोड़े से फिसले हैं। जापान के बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। नॉर्थ कोरिया को लेकर तनाव, चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। एसजीएक्स निफ्टी अब लाते हैं, और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन 2 दिनों की करेक्शन के बाद थोड़ी हिम्मत टूटी है बुल्स की। करेक्शन पूरा हो गया या बाकी है, वो तो आज जवाब मिलेगा इसका। और ये जवाब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्लोज कहाँ होते हैं, और क्लोजिंग बेसिस पर 2 लेवल्स अहम होंगे। अगर 10,000 के नीचे आप क्लोज होंगे आज, तो फिर थोड़ी सी कमजोरी के संकेत बढ़ेंगे अगले हफ्ते के लिए। लेकिन तब भी ये नहीं कह सकते कि सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ टेम्पोररी क्लोजिंग के संकेत होंगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी पर ज्यादा अहमियत वाले लेवल है, और वो है 24,500 के। अगर 24,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर आपके लिए संकेत बेहद साफ है कि शॉर्ट टर्म टॉप बैंक निफ्टी में तो कम से कम बन गया, जो 25,198 का 25,200 का बना था, और बैंक निफ्टी फिर उस टॉप को बहुत जल्दी पार नहीं करेगा। तो करेक्शन गहराने के संकेत बैंक निफ्टी से आएंगे, और वो आएंगे 24,500 के नीचे की क्लोजिंग। और मुझे लग रहा है ऐसा होने वाला नहीं है। 24,500 के नीचे की निफ्टी की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां तक आज का सवाल है 10,000, ये आज के लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा जो डेटा बता रहे हैं। और 10,000 के ऊपर आप बने हुए हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। छोटा मोटा करेक्शन है, तेजी के मार्केट में आता है, आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10,000 के नीचे हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 10,000 के नीचे आने पर तेजी के ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन अपनी हल्की होती हुई दिखेगी, जो निफ्टी को 50 से 100 पॉइंट नीचे धकेल सकती है आज या आने वाले 2-3 सेशन में। तो 10,000 के नीचे रहेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग या तेजी की पोजीशन खत्म होने का खतरा बढ़ेगा। जहां तक आज की ट्रेडिंग रेंज का सवाल है, निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए 9,950 10,100 ये नजर आती है, और 10,000 निर्णायक लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए जो डे ट्रेडिंग रेंज दिख रही है वो है 24,500 से 24,800। इस रेंज के जिस तरफ बैंक निफ्टी बाहर निकलेगा, 200 पॉइंट का मूव एक बड़ा वहां से आना तय है। जहां तक खरीदारी का सवाल है, बेस्ट बाय लेवल जो आज के लिए है, निफ्टी पर 9,950 और बैंक निफ्टी पर 24,500। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट बाय लेवल्स वही है। वैसे ही बेस्ट सेल लेवल्स 10,075 से 10,100 निफ्टी पर, अगर मिले तो वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट भी करना चाहिए। और बैंक निफ्टी पर वो 24,800 से 25,000 की रेंज आती है, जहां पर बैंक निफ्टी पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब 10,000 और 24,500 ये 2 लेवल क्लोजिंग के लिहाज से अहम है, जिसकी हमने बात की। इनके नीचे बंद हो तो थोड़ी चिंता कीजिए, हफ्ते का आखिरी दिन है। लेकिन एक जो सवाल आपने सबसे पूछा कि क्या करेक्शन पूरा हो चुका है, इसका जवाब 2 बातों से मिलेगा। पहला, निफ्टी 10,100 के ऊपर अगर आज बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि करेक्शन पूरा हो चुका है, और अगले हफ्ते
फिर से आप नया हाई बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो करेक्शन पूरा होने का पहला संकेत तब आएगा जब आप 10,100 के ऊपर बंद हों निफ्टी पर, पहली बात। बैंक निफ्टी पर जैसे ही आप 25,000 के ऊपर बंद होंगे, करेक्शन पूरा होने के संकेत आपको मिल जाएंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी 25,500 के पहले रुकने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखें। तो ये दो लेवल्स वो हैं जो आपको करेक्शन पूरा होने के संकेत देंगे। जहां तक आज की ट्रेडिंग का सवाल है, निफ्टी खरीदें 9,950 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 10,050, 10,075 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। रुझान थोड़ा पॉजिटिव साइड पर रखें। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं निफ्टी पर 10,100 के स्टॉप लॉस के साथ, 10,075, 10,100 वो सही रेंज है बेचने की, और 10,025 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें आप। नीचे की तरफ 10,100 का स्टॉप लॉस लगाकर 10,025 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। आइए अब बैंक निफ्टी पर समाओ। बैंक निफ्टी में वीकली और मंथली डेटा काफी इंटरेस्टिंग अलग अलग दिख रहे हैं, जो मैं वायदा कारोबार में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 24,500 बैंक निफ्टी पर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, कहीं कोई उसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। 24,500 ऊपर की तरफ 24,800, 24,900 तक जा सकता है। 24,800 के ऊपर जो लेवल आपको ठीक लगे शॉर्ट करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वो होगा 25,000 का, थोड़ा दूर है लेकिन वही बन रहा है, और 24,600 नीचे की तरफ का आपका टारगेट होना चाहिए। नेगेटिव साइड पर सेक्टर्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं आज। एक तो फार्मा शेयर, बुरी खबरों के चलते यहां पर बिकवाली का दबाव दिख सकता है। लगातार 2 दिन से हम कह ही रहे हैं कि फार्मा शेयर गिरेंगे। कल भी फार्मा शेयरों में नेगेटिव प्रदर्शन हुआ, लुपिन के रिजल्ट्स के बाद फिर से गिरावट बढ़ती हुई दिखी। टायर सीएट के खराब नतीजों के बाद गिर सकते हैं। एनबीएफसी यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। सरकारी बैंक थोड़े और कमजोर हो सकते हैं, हालांकि मैं निचले स्तरों पर नहीं बेचना चाहता क्योंकि बैंक निफ्टी 24,500 के अहम सपोर्ट के नजदीक है, लेकिन कमजोरी सरकारी बैंक में बन सकती है। रिकवरी होगी तो फिर वो शायद प्राइवेट बैंक से पहले होगी। पॉजिटिव साइड पर अगर बाजार को कोई सहारा देगा तो वो 2 सेक्टर होंगे, ऑयल एंड गैस और दूसरा आईटी। बिल्कुल। जीवन ने क्या खराब नंबर्स पेश किए, तो आज एनबीएफसी गिरेंगी। सीएट के खराब नंबर्स के बाद पूरा टायर पैक और बायोकॉन की जो यूएसएफडीए की खबरें आई हैं सामने, ल्यूपिन फार्मा सेक्टर, आज ये सेक्टर 3 हैं जो बहुत ही कमजोर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। चलिए लेकिन पूछते हैं वागले साहब से कि उनकी राय निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की है, बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। आई थिंक मैं थोड़ा सा कॉन्ट्ररी कॉल लूंगा, मुझे आज थोड़ा सा करेक्ट मुंह लगता है। अगर इनफैक्ट कल एसजीएक्स निफ्टी 25-30 पॉइंट डाउन था तो मैं वेट कर रहा था करेक्शन, तो अभी वो एट पार है, तो मैं समझता हूँ यहीं पर बेचना चाहिए। ओके 1090 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 40-50 पॉइंट की रिस्क में लेना चाहूंगा। ऑन द डाउन साइड 9330 का मेरा टारगेट है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि 9900 ब्रेक नहीं होगा, तो वहां पर बॉटम बनने की अच्छी संभावना है। बैंक निफ्टी 24,800, 24,400, अनिल जी ने 24,500 का, शायद इंट्राडे में वो 400 जाके वापस बाउंस कर सकता है वहां से। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है कि वन वे फॉल है, टॉप हो गया, ये इतना बेरिश नहीं हो, बट फॉर द डे, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स द बेयर्स को ज्यादा ताकत होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपकी कमेंट्री से लग रहा है वो 9330 आपने बोला, 9930 है ना सर? 9930, सॉरी। आपकी कमेंट्री से मुझे ऐसा लग रहा है आप ज्यादा मंदी में आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 9930 ये है टारगेट आज का निफ्टी का। और गेंदबाज और बल्लेबाज 2-2 है, 2 बाय 2 सेल। बताते हैं कौन से हैं वो आगे, लेकिन एफआईएस और डीआईएस के डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं, बताइए। डेटा बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, इनफैक्ट कहीं कोई खराबी नहीं है, और जो कुछ भी कल का एक्शन हुआ है कमजोरी का, उसमें सिर्फ कमजोर ट्रेडर्स ने अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ी है, बजाय इसके कि बड़ी बिकवाली एफआई। इनफैक्ट स्टॉक्स में तो एफआईएस का आंकड़ा बहुत बेहतर है एक्चुअली पिछले कई दिनों के मुकाबले में, क्योंकि भले ही छोटी सही लेकिन 24 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की, और सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं लगभग 190 करोड़ के, तो नेट नेट आप कह सकते हैं 200-225 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी है। अब इस तरह के बाजार में एफआईएस खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में दे रहे हैं, वो भी स्टॉक्स में दे रहे हैं, तो ये अच्छा है क्योंकि एफआईएस को इन लेवल्स पर स्टॉक्स बेचने नहीं है। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर जरूर उन्होंने 370 करोड़ की बिकवाली की है, वो हेजिंग के लिहाज से, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत शायद बैंक निफ्टी में उनके स्टॉप लॉसेस 25,000 के नीचे ट्रिगर हुए होंगे हेजिंग के लिहाज से, तो वो एक अलग बात हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई एफआईएस के आंकड़ों में दिक्कत है। अब आइए घरेलू फंड का आंकड़ा लगभग 390 करोड़ की बिकवाली का है कैश मार्केट में। जिस तरह का पैसा उन्होंने लगाया है नॉन स्टॉप, उसको देखते हुए अगर वो थोड़ी बहुत 400 करोड़ की बिकवाली करके प्रॉफिट बुक कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कल के सेशन में बिकवाली बड़े इन्वेस्टर्स ने नहीं की है, फंड्स ने नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को दिक्कत है। और ट्रेडर्स को दिक्कत एक ही बात से हुई है, और वो भी निफ्टी से नहीं है, ट्रेडर्स को दिक्कत बैंक निफ्टी से कि 25,000 के अहम लेवल के नीचे ही खुला, दिन भर वहीं वक्त बिताया, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल से रिकवरी नहीं आई, वीकली एक्सपायरी थी। तो ये सारी दिक्कतों का जो कॉम्बिनेशन था उसने ट्रेडर्स की तेजी की पोजीशन कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, वो हो चुका है। सबसे बढ़िया राहत की बात क्या है आज?
राहत की बात है कि बैंक की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अब आज से वीकली सीरीज नहीं है, तो ऐसे में जो अनवाइंडिंग का प्रेशर था वो तो कल का खत्म हो चुका है और मंथली एक्सपायरी में अभी भी आपके पास 4 हफ्ते हैं। सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि डेटा के बेसिस पर कमजोर ट्रेडर्स सिस्टम में से काफी कुछ साफ हो चुके हैं। बैंक निफ्टी से निफ्टी में हो जाते कल तो ठीक, अगर नहीं हुए और आज नहीं होंगे तो फिर होंगे भी नहीं। लेकिन पुट कॉल रेशियो इतना नहीं कमजोर हुआ, मतलब कल की जिस हिसाब से गिरावट है, आप देखिए बैंक निफ्टी की 300 पॉइंट की, 250 पॉइंट की, सेंसेक्स की, पुट कॉल रेशियो 1.25 से 1.20 पर आया, यानी अभी भी तेजी करने वाले लोग हैं काफी सारे। हाँ बिल्कुल है, और पुट कॉल रेशियो ये निफ्टी का है। हाँ, निफ्टी का, निफ्टी का, और निफ्टी में पोजीशन इतनी कम हुई नहीं, और सीरीज की शुरुआत में जो पुट कॉल रेशियो था हम वहीं पर आ गए। अब अच्छा, एक और चीज जो हो रही है बाजार में पिछले 2-3 सीरीज से मैं डेटा नोटिस कर रहा हूँ, वो ये कि धीमे धीमे पोजीशंस और पुट कॉल रेशियो की रेंज बदलती हुई दिख रही है। पहले ऐसा होता था हम 1.35 के पुट कॉल रेशियो पर बहुत अलर्ट हो जाते थे, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही कि बाजार तेजी का है, और तेजी के बाजार के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो डेटा में लेने जरूरी है। यानी पहले आप कहते थे 1 के नीचे आए तो कंफर्टेबल है, अब आप 1 के आसपास कंफर्टेबल हैं। हाँ, मतलब पहले तो ये था कि 0.7 के आसपास जब पुट कॉल रेशियो आता था हम ये कहते थे कि अपना घर बेच दीजिए, पड़ोसी का बेच दीजिए, सब कुछ बेचकर पैसा लगा दीजिए बाजार में। अब वो लेवल कभी दिखता ही नहीं। सही कह रहे हैं। वो पुट कॉल रेशियो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में मंदी के मार्केट में दिखेगा। तेजी के मार्केट में 1 पर भी पुट कॉल रेशियो आ जाए तो वो पैसा लगाने का वक्त हो जाता है। उसी तरह से मंदी के मार्केट में 1.3 1.35 पुट कॉल रेशियो आ जाए तो सब कुछ बेच देने का वक्त होता है। ये तेजी का मार्केट है, अब 1.5 1.6 पर ये सोचना पड़ता है। तो मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से डेटा को आपको एडजस्ट करके देखना जरूरी है। तो आप जो डेटा की बात करें, डेफिनेटली सीरीज की स्टार्ट में जो डेटा था वो डेटा आपको मिल गया 1.2 1.21। अब आज सबसे पहले तो 10,000 की इंपॉर्टेंट लेवल है। 10,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 46 लाख शेयरों का। दूसरा 10,000 के कॉल में 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब दोनों ही मंदी और तेजी करने वाले ट्रेडर्स जोर आजमाइश करेंगे कि भाई 10,000 के नीचे रखें। मंदी करने वाले ट्रेडर्स चाहेंगे कि इससे बढ़िया मौका हमारे पास हो नहीं सकता कि 10,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करनी, तो ये बेस्ट लेवल है। लेकिन देखिए अभी भी अपर हैंड तो तेजी करने वालों का है, उस लिहाज से 10,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। 10,000 के ऊपर आप बने हुए तो कोई भी निफ्टी ट्रेडर अपनी तेजी की पोजीशन खत्म नहीं करेगा, क्योंकि टॉप से वो सिर्फ 100-125 पॉइंट ही नीचे। 100-125 पॉइंट मतलब 1%। अगर आप तेजी के मार्केट में 1% का स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर सकते, फिर कोई कैसा भी बाजार हो। तो इसलिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स जल्दी से परेशान होंगे, वैसा लगता नहीं। तो 10,000 आपका निर्णायक लेवल। हाँ, 10,000 के नीचे आपने ट्रेड किया तो हो सकता है फिर आपको 51 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है। तो 9,950 के नीचे की गिरावट मैं नहीं देख रहा, पहली बात। अब आइए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डेटा हेमंत मैंने पिछले कई बार से नहीं देखा। कल भी इस बात को मैं हाईलाइट कर रहा था। सही है। वीकली डेटा और मंथली डेटा में बहुत फर्क दिखता है, डाइवर्जेंस है, बहुत डाइवर्जेंस है। और ये कह रहा था कि देखिए मंथली डेटा तो उतनी कमजोरी के संकेत नहीं दे रहे जितने मंथली डेटा कमजोरी के संकेत दे रहे थे और वीकली डेटा नहीं दे रहे थे, तो वो भारी पड़े। आज भी देखिए नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, मतलब हफ्ते वाली सीरीज की शुरुआत में हम देखिए बंद हुए कल 24,600 कुछ पे बंद हुए, 24,675 मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी। हाँ, फ्यूचर में बैंक निफ्टी में हम बंद हुए 137 पॉइंट प्रीमियम पर, 24,800 के ऊपर। अब ये डेटा इतना डाइवर्जेंट है। दूसरी बात, चलिए बंद दोनों ही लेवल ऊपर के हैं, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी का क्या है 24,500 पर, मंथली का दोनों ही जगह पुट कॉल रेशियो 24,500 पर, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि आप उस लेवल को पिछले 7 दिनों में टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं? 24,500 के इतना ऊपर है। तो ऐसे में इसीलिए मेरे को ये लग रहा है कि किसी भी हालत में बैंक निफ्टी 24,500 को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये एक बड़ा मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रहा है। ये तो हो गई मंथली डेटा में, और अगर 24,500 के नीचे गए तो फिर बैंक निफ्टी खत्म गया, और फिर बैंकिंग शेयर नीचे लेकर जाएंगे बाजार को। इसलिए 24,500 आप लिख कर रख लीजिए, बैंक निफ्टी पर बेहद 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 अहम लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग होनी ही नहीं चाहिए, हो गई तो फिर वो बाजार को बहुत परेशान करने वाली है, जिसकी संभावना मैं 20% से ज्यादा नहीं मानता, मेरा ऐसा विश्वास है। इतना प्रीमियम के पीछे कोई डिविडेंड का एंगल तो नहीं है? ना, तो मतलब कुछ नहीं है ऐसा। जनरली ऐसा होता है, एडजस्टमेट हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। डिविडेंड इतना हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अब मंथली डेटा में देखिए 24,800 और वीकली डेटा में 24,800 और 25,000। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 24,800 पर है और कॉल में 25,000। अब आप उसके इतना नीचे जाकर बंद हुए,
आज से वीकली सीरीज शुरू हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि 24,800 25,000 में। और मैं ये डेटा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद भी डेटा देखकर एनालिसिस कर पाए कि किस तरह से बैंक निफ्टी को या किस तरह से डेटा को देखना चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर कट है, बैंक निफ्टी 24,800 और 25,000 की रेंज में। मैं ये कैश के लेवल बोल रहा हूं क्योंकि फ्यूचर के लेवल तो अलग होंगे। आज फ्यूचर में प्रीमियम तेजी से गिरने वाली है, ये 135 पॉइंट की जो प्रीमियम देख रहे हैं घटकर 50-75 पॉइंट रह जाएगी। तो ये जो डेटा है ये साफ बता रहे हैं कि आप 24,800 25,000 के पार निकलेंगे नहीं। तो आपकी नीचे की रिस्क पता चल गई 24,500, ऊपर 24,800 पार करेंगे तो पहले संकेत ऐसा आएगा कि हाँ थोड़ी सांस आई है, 25,000 के पार निकलेंगे, ये बहुत क्लियर कट है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। नजर अभी भी बैंक निफ्टी पर रखें, रिकवरी होगी बैंक निफ्टी से पहले होगी, कमजोरी होगी बैंक निफ्टी में पहले होगी। निफ्टी में दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी ही मैक और ब्रेक आज के लिए। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी इसी के ऊपर नजर होनी चाहिए और इसी ने बाजार को यहां तक पहुंचा है। और अब आप देखिए करेक्शन भी सबसे ज्यादा यहीं से देखने को मिल रही है। बहुत सारी खबरें हैं और इन तमाम खबरों पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये भी आपको बताएंगे कि निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कॉल भी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। बाजार पर हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय है मिलीजुली। 3 कह रहे हैं कि तेजी करिए गिरावट में और 2 का मानना है कि बिकवाली करने के मौके हैं इस वक्त। और लेवल्स क्या अहम है, देखिए 9,950 से 9,975 ये है 25 पॉइंट की रेंज जो निफ्टी पर अब करेगी सपोर्ट का काम। ये 25 पॉइंट की रेंज और ऊपरी स्तरों पर 10,025 से लेकर 10,075 ये है 50 पॉइंट की रेंज जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। तो लग रहा है कि कल की तेज गिरावट के बाद सीमित दायरे में थोड़ा कारोबार होना चाहिए क्योंकि तेजी और मंदी करने दोनों ही तरह के एक्सपर्ट्स के लेवल्स जो है न तो स्टॉप लॉस के लेवल बड़े दूर है और न ही टारगेट बड़े नजदीक है। ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, चलिए तो ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच। फार्मा सेक्टर के लिए आज हो सकता है बुरा दिन। पहले तो बात करें बायोकॉन की। बायोकॉन ने पर एक यूएसएफडीए की तरफ से बड़ा सवाल उठा है। बेंगलुरु यूनिट पर जो उन्होंने जांच की थी 25 मई से लेकर 3 जून के बीच में 10 आपत्तियां उठाई है यूएसएफडीए ने। और उससे पहले फ्रेंच रेगुलेटर ने भी इसी यूनिट की जांच की थी, उनकी आपत्तियां थी। तब तो हम कह रहे थे फ्रांस वालों के क्या कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यूएसएफडीए 10 आपत्तियां जारी करे तो ये बड़ी बात है। और ये आपत्तियां 8 अप्रैल को ही जारी हो गई थी, लेकिन पता अब चला है, तो स्टॉक का रिएक्शन आना बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, तमाम फार्मा कंपनियों के लिए क्यों मुश्किल का दिन है, क्योंकि अमेरिका की एक दिग्गज फार्मा कंपनी है टेवा। इनका शेयर कल अमेरिका में 24% लुढ़क गया और वजह अमेरिका में जेनरिक कारोबार काफी कमजोर रहने की वजह से नतीजे खराब आए। तो ऐसा नहीं कि टेवा का जेनरिक कारोबार ही कमजोर होगा, तो जो भी कंपनियां अमेरिका में जेनरिक कारोबार करती हैं जिसमें हिंदुस्तान की तमाम दिग्गज फार्मा कंपनियां, उनके लिए आगे चलते हुए मुश्किल भरा वक्त होगा। आपने देख लिया किस तरह से डॉक्टर लुपिन जैसी कंपनियों के नतीजे आए, नतीजे कमजोर और आगे भी कोई संकेत बेहतर है नहीं। तो पूरा फार्मा स्पेस, पूरा फार्मा सेक्टर आज रहेगा दबाव। आपने ल्यूपिन की बात करी, 1350 से सिटी ने लक्ष्य घटाकर 1170 का कर दिया ल्यूपिन के लिए। तो आज तो देर आए दुरुस्त आए। हम तो कल भी बोल रहे थे कि ये स्टॉक बढ़ना ही नहीं चाहिए इतने खराब नतीजे के बाद। सही बात है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से टिका हुआ था, अब गिरना चालू। तो फार्मा सेक्टर के लिए चौतरफा खराब दिन आज का। टाइटन पर रखिए नजर। देखिए कल इस शेयर में मजबूती के साथ जाकर समाप्ति हुई थी। सेकंड हाफ में इसके नतीजे आए, नतीजे तो अच्छे थे और अनुमान भी था अच्छे नतीजों का, लेकिन जो कमेंट्री है वो थोड़ी ढीली है। घड़ियों के दाम बढ़ाने में थोड़ी सी अभी फैसला नहीं ले पा रही है कंपनी, और मार्जिन्स आगे के कैसे रहेंगे इसका आउटलुक साफ नहीं है। तो कमेंट्री जो है वो इतनी दमदार नहीं है। सीएट कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने पेश किए हैं नतीजे, और नतीजे बेहद 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 ही कमजोर कहे जाएंगे क्योंकि 100 करोड़ से मुनाफा घटकर सिर्फ 1 करोड़ रह गया है। कल सुबह हमें संकेत लग रहे थे और हम बात भी कर रहे थे कि शॉर्ट्स बन रहे हैं नतीजों के पहले गिरने की संभावना, लेकिन स्टॉक तो अपनी चाल चलता है। आप जानते हैं सीएट कैसे ट्रेड करता है। स्टॉक गिरा नहीं, लेकिन आप देखिए हर पैरामीटर पर बेहद खराब नतीजे। 83% एबिटा गिरना मतलब मजाक नहीं है, और मार्जिन 11.5% से घटकर रह गए 2%। तो सीएट तो जाएगा ही, पूरा टायर सेक्टर आज अपने साथ लेके जाएगा। बिल्कुल, और अपोलो और एमआरएफ के नतीजे आ जाने वाले हैं, इनसे भी एक्सपेक्टेशंस अब कम हो जाएंगी साफ तौर पर। नजर रखिएगा उज्जीवन पर। देखिए
ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर नतीजे बेहद खराब आए हैं। 19 करोड़ का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में और अब आप देखिए 75 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने दरअसल पेश किया है। तो मुनाफे से घाटे में आई है ये कंपनी। और एनपीए देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। ग्रॉस एनपीए 6% हो गया, नेट एनपीए अब 0.03% था, आप सोचिए पिछले क्वार्टर में, और वो बढ़कर 2.3% हो गया। तो जीवन तो गिरेगा, साथ में इक्विटास और दूसरी एनबीएफसी को लेकर ये नीचे जा सकता है। तो ये स्पेस आज दबाव में रह सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए। जो ये लोन सैंक्शन करते हैं, लोन बांटते हैं, उसमें तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है क्योंकि वो आई है लगभग 54% बढ़कर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी 50% के आसपास बढ़ी है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से कम हुए। बहुत ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ एसेट क्वालिटी थोड़ी सी हल्की सी हिली है, स्टेबल कही जा सकती। तो नतीजे मिले जुले कहे जाएंगे पीएनबी हाउसिंग के, न बहुत ज़बरदस्त हैं न ही कमज़ोर है। तो देखते हैं स्टॉक आज किस तरह से रिएक्ट करता है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ संदीप वागले साहब तो जुड़े हुए थे ही, और एक और देश के जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बलिगा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिगा साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए गुड मॉर्निंग। क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पर? व्यू तो मेरा सेम है, चेंज तो हुआ नहीं है, ऑल्दो द मार्केट हैज गॉन बियॉन्ड 10,000। मैं तो ये बोलूँगा कि बियॉन्ड 9,600 लेवल्स मेरा तो कोई फंडामेंटल व्यू नहीं था। ठीक बात है। इट इज़ बेसिकली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। और जो भी हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर नो अदर एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट इन, तो इसीलिए लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई मीन इवन फॉर म्यूचुअल फंड SIP हम लोग देख रहे हैं कि नियरली 5,000 करोड़ एवरी मंथ आ रहा है। सो दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड। पर यदि हम लोग मैक्रो नंबर्स को देखते हैं तो फिस्कल स्ट्रेन तो नोटिसेबल है, क्रेडिट ग्रोथ कपल ऑफ डिकेड्स लो में है, कैपेक्स फॉर्मेशन इज एट 25-year लो, और ये तो इम्प्रूव होने वाला नहीं है बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मोर लेस अबाउट 75-78%। ये सारे फैक्टर जो आप कह रहे हैं, ग्रोथ एकदम लो पर है, दशकों के लो पर है। एब्सोल्युटली। तो अभी इससे खराब तो क्या होगी, फिर तो सुधरेगी ना यहाँ से, तो ये तो बॉटम पर है। बट देन द क्वेश्चन इज एज टू हाउ लॉन्ग। एंड समय ही लगेगा बस। समय तो काफी लगेगा। एंड अलॉन्ग विद दिस देयर आर अदर इश्यूज आल्सो। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, IIP डेटा देख रहे हैं, PMI डेटा देख रहे हैं, इट इज बैड। जियोपॉलिटिकल इश्यूज, आई मीन लाइक वी आर स्टिल होपफुल दैट नथिंग विल गो रॉन्ग, पर वहाँ भी कुछ हो सकता है। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग व्हेन द मार्केट्स आर एट द हाईएस्ट लेवल्स टिल डेट। तो यहाँ पे जो मुझे रिस्क लग रहा है मार्केट के लिए, आयरॉनिकली आई वुड से, इज अ करेक्शन। क्योंकि बिकॉज द मार्केट्स आर मूविंग अप, लिक्विडिटी इज कमिंग इन। जिस दिन करेक्शन आएगा, ये जो लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा, ये लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगा। एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट, क्योंकि व्हेन द मार्केट्स फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, लिक्विडिटी और भी आ जाती है बिकॉज पीपल फील दैट आई मीन इट इज चीप। पर जो सेकंड जो फॉल आता है, उसके साथ पैनिक चालू हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस पीपल हु आर इन्वेस्टिंग नाउ आर न्यू इन्वेस्टर्स, जिन्होंने शायद लास्ट 1 साल में इन्वेस्ट करना चालू किया है। एंड विद अ फॉल ऑल ऑफ देम पैनिक। तो ये आपका वो बाहर वाला पॉइंट तो ठीक है, वो तो मुझे ठीक लगता है। अगर करेक्शन होगा तो वो कोई ट्रम्प साहब की वजह से, कोई कोरिया, चाइना, रशिया, इनकी वजह से तो हो सकता है। बाकी तो हमारा पैसा रुकने वाला नहीं है सर। अब तो पिछले महीने तो 20,000 करोड़ हाईएस्ट एवर नेट इनफ्लो म्यूचुअल फंड में। एब्सोल्युटली। पर ये जो पैसा आई मीन फंड्स आ रहे हैं बिकॉज इक्विटी इज गिविंग अ रिटर्न। ठीक बात है। जिस दिन ये इक्विटी रिटर्न देना बंद करेगा, इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, इवन फॉर 2 or 3 months, यदि हम लोग स्लो डाउन देखते हैं, तो देन द सेम लिक्विडिटी विल ड्राई अप। एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। हम लोग 2008-2009 में भी देखा है फ्लड ऑफ लिक्विडिटी, और उसके बाद देख लें लिक्विडिटी नहीं है। तो इंतजार करेंगे खरीदारी करने से पहले इस समय कोई पिक वगैरह है या वेट एंड वॉच की रणनीति? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से वेट एंड वॉच। जो मैं बोल रहा था पहले, इट इज टाइम टू बुक आउट, स्टे ऑन कैश। I think in the next 2 or 3 months you'll surely get an opportunity, क्योंकि और एक जो डिसरप्शन आने वाला है, that is also because of GST। GST के बारे में जो मैंने पहले कहा था, I still stand by it, although the month of July was honeymoon, क्योंकि आपने GST कलेक्ट किया है। अभी नेक्स्ट मंथ से you'll have to pay GST and you'll have to reconcile, और reconcile करते वक्त पूरा चेन reconcile करना चाहिए। And there's one saying that the chain is as strong as the weakest link, और वहाँ पे काफी weak links है। तो सवाल ये कि कमजोर कड़ी कौन?
वो पता चलेगा। एंड एट द सेम टाइम जो IT प्लेटफॉर्म है GST का, दैट इज स्टिल नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड। और हम लोगों ने देखा है कि 31 जुलाई को भी काफी प्रॉब्लम हुआ था इनकम टैक्स पे करने के लिए। IT प्लेटफॉर्म से तो मुझे याद आया IT की समस्याएं कब खत्म होगी? अभी डेट बढ़ाने के बाद भी IT रिटर्न्स फाइल नहीं हो लगता है एक बार और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी भी कई लोग बहुत मुश्किल अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। चलिए ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार नतीजों पर रहेगी नजर, आज आने वाले नतीजों पर रिपोर्ट्स, और साथ ही जो नतीजे आ चुके हैं उन पर FIs की दमदार रिपोर्ट्स हैं। हम इन सब पर करेंगे बातचीत। हमारी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ेगी इस ब्रेक के बाद। अर्निंग सीजन अपने चरम पर है और काफी सारी कंपनियां जिन्होंने नतीजे कल पेश किए हैं और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरी सहयोगी हर्षदा। बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? IOC इनफैक्ट कल का टॉप फेवरेट काउंटर था और इस पर अभी भी खरीदारी की राय आ रही है, जिस तरह के दमदार नंबर्स देखने को मिले हैं। ब्रोकरेजेस में सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट सामने रखते हैं, जहां पर ओवरवेट का कॉल मेंटेन किया है। इन्होंने टारगेट दिया है 533 रुपए प्रति शेयर का। उनको लगता है ये टॉप पिक रहेगी रिफाइनरी बिजनेस में एशियाई बाजारों में जब वो कंपनियों पर नजर डालते हैं। साथ ही मक्वायरी कह रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग बीट देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मक्वायरी के लिए भी एक आउट परफॉर्मर है शेयर, टारगेट 550 का दिया है मक्वायरी ने। साथ ही साथ सिटी IOC पर कह रहा है तीनों OMCs पर बाय कॉल रहेगा, लेकिन IOC एक हेडलाइन बीट है बाय फार और ऑपरेशनली इन लाइन ये नंबर्स हैं। सिटी इनफैक्ट खरीदारी की राय दे रहा है, टारगेट 472 का है। साथ ही साथ डॉइचे बैंक ने भी 530 का कॉल दिया है, बाय कॉल ही है IOC पर। इसके अलावा टाइटन जिसके काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, CLSA और मक्वायरी सबसे बुलिश है इस कंपनी पर। CLSA टाइटन पर 700 का टारगेट दे रहा है जो पहले 620 का था। काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री है, यहां से आगे ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट शेयर और ग्रो होगा, इसीलिए उनको लगता है कि यहां पर तेजी करनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। मक्वायरी ने आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है। अब यहां से आगे रिन्यूड फोकस कंपनी ने ज्वेलरी सेगमेंट पर डाला है। वेडिंग सीजन जब शुरुआत होगा वहां से एक बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए 700 का टारगेट मक्वायरी का भी है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 635 का टारगेट जो पहले 560 का था। और साथ ही साथ सिटी ने भी कहा है खरीदारी ही करके जाएंगे इस कंपनी में। 665 का टारगेट है, ये रिवाइज किया है 565 के लिहाज से। मॉर्गन स्टैनली भी 665 का टारगेट दे रहा है। तो सभी ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है टाइटन के बिजनेस को लेकर। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को छोड़कर वो एक अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे पॉजिटिव प्राइस इन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इसीलिए टारगेट आया है 475 का। रैमको सीमेंट, इस पर CLSA की रिपोर्ट आई है। उनको लगता है सीमेंट वॉल्यूम थोड़ा सा टेपर ऑफ हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, लेकिन यहां से आगे जाकर थोड़ा सा पिकअप देखने को मिलेगा जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फिर से रफ्तार पकड़ेगी। सेल का हालांकि इन्होंने टारगेट दिया है, सेल का कॉल है, टारगेट 625 का है। इन्होंने FY18 कैलेंडर ईयर के लिए EPS काटा है करीब 9% का। कोलगेट पर भी हमने देखा है सेल कॉल्स ही आ रहे हैं। सिटी इनफैक्ट कह रहा है कि आगे जाकर वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी धीमी रहेगी और धीमी रिकवरी देखने को मिलेगी। 865 का अब टारगेट है जो पहले 850 का था। तो ये फिलहाल रिपोर्ट्स आई हैं नंबर्स के लिहाज से। ओके, तो ये है रिपोर्ट्स जिस पर टाइटन IOC दो अच्छी रिपोर्ट्स कही जा सकती हैं जहां पर ज्यादातर अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हर्षदा रिपोर्ट्स हैं आज? लुपिन अनिल, स्पेशली जिस तरह का माहौल इन फार्मा कंपनियों के लिए है, और कल आपको याद होगा लुपिन ने जो अपना गाइडेंस ड्रास्टिकली घटाया है उस पर रिपोर्ट्स आई है। हाउएवर अभी भी लुपिन पर खरीदारी की ही राय है। सिटी कह रहा है खरीदारी करके चले, CLSA कह रहा है आउट परफॉर्म करेगा ये शेयर, लेकिन टारगेट्स इन्होंने कम किए हैं। पहले सिटी का टारगेट 1350 का था, अब इन्होंने 1170 पर लाया है। ये मानते हैं कि जो करंट मार्जिन गाइडेंस है 21-23%, ये आसानी से अचीव करेगी कंपनी एज अगेंस्ट जो पहले गाइडेंस इन्होंने रखा था 26 से 28% का। साथ ही साथ CLSA ने आउट परफॉर्मर का कॉल जो दिया है इसमें टारगेट 1100 का किया है जो पहले 1310 का था। CLSA मानता है कि इनका डिपेंडेंस टॉप टू प्रोडक्ट्स पर कम होता हुआ दिखाई देगा और जो मिड साइज प्रोडक्ट्स है वहां से अब ग्रोथ आने लगेगी। टेलीकॉम पर CLSA की भी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है अंडर परफॉर्मर का कॉल वो भारती पर रखेंगे, भारती एयरटेल पर, और आइडिया पर सेल का कॉल है। इनफैक्ट टारगेट भारती पर 444 का आया है और आइडिया पर
78 का है, क्योंकि इबिटा डिक्लाइन तीनों ही बड़ी कंपनियों यानी कि भारतीय आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिला है, जो लगभग 8 से 11% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सीएलएसए आपको मैं बता दूं पहले उम्मीद कर रहा था कि अब यहां से रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं होगा, और वैसी स्थिति नहीं दिखाई दी है नंबर्स में। ठीक बात है, टेलीकॉम शेयर दबाव में हैं भी। शुक्रिया हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन तो आपने देखा कल किस तरह से दबाव में था। इन सब टेलीकॉम शेयरों पर भी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि एफएनओ में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। राकेश बंसल .com के राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए राकेश जी, सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। अगर हेमंत जी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में नीचे में 9960 9965 एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब एक करेक्शन 100 to 150 पॉइंट्स की एक शार्प करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सेम चीज ही अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के लिए भी होल्ड करता है। एक बड़ी रैली ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी में देख चुके हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर नीचे में अगर आप देखें तो 24,550 एक मेजर लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 24,550 के लेवल्स को तोड़ता है तब एक करेक्शन टूवर्ड्स 24,100 24,150 लेवल्स की यहां पर देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ हेमंत जी मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। कोशिश तो रहना ही चाहिए, बात तो सही है आपकी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में फिर ज्यादा ठीक दिखता है माहौल की, आपको पता है कि चार्ट्स किधर दिखा रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए। तो वागले साहब बता दीजिए अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। आज कुछ सेल आइडिया तो होनी चाहिए आज। मैं 2 सेल और 2 बाय के साथ जाऊंगा। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर बेचे, और बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएनबी के साथ मैं शुरुआत करता हूं, 153 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 142। 1 से 2 दिन का व्यू है। बाय करने में हैवेल्स के साथ जाए, 480 का स्टॉप लॉस होगा, 498 का टारगेट होगा, अगेन 1 से 2 दिन का व्यू है। बाटा में क्लियर ब्रेकआउट है, थोड़ा सा लंबा व्यू ले 1 से 2 हफ्ते का, 657 का टारगेट होगा, 609 का स्टॉप लॉस होगा। और लास्ट आइडिया है सेल, जो बेच के चले, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 63 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 55। 2 से 3 दिन का व्यू है। और बंसल साहब के पास भी बाटा हेवल्स उनकी लिस्ट में मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन शेयर हैं दोनों, वागले साहब और बंसल साहब के। बंसल साहब आप भी अपने टारगेट्स बताइए बाटा हेवल्स पर, और बाकी के 2 स्टॉक्स भी बताइए जो बिकवाली की तरफ है। हेमंत जी अगर बाटा की बात करें तो बाटा ने नतीजों के बाद एक नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर करा है, और जिस तरीके से बाटा का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहां पे कॉन्फिडेंस आता है अगर निफ्टी गिरे भी तो ये स्टॉक रैली दिखाने का दमखम रखता है। एक आउट परफॉर्मेंस बाटा में देखने को मिल सकता है। 590 का स्टॉप लॉस, 662 का टारगेट, और दूसरा जो बाय कॉल हैवेल्स पर है। कल के गिरते मार्केट के अंदर स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखा हुआ है क्योंकि मार्केट जिस तरीके का है छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। हैवेल्स में 465 का स्टॉप लॉस, 514 का टारगेट। तीसरा एक सेल कॉल है अमराजा बैटरी के अंदर। इस स्टॉक के अंदर कल के सत्र में एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। अमराजा बैटरी को बेचने की राय रहेगी। 851 का स्टॉप लॉस, 766 का टारगेट। और लास्ट एकमात्र सेल कॉल, लास्ट कॉल है सिप्ला पर, एक सेल कॉल है। स्टॉक एक रैली की कोशिश कर रहा था, कल के सत्र में एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सिप्ला को बेचने की राय रहेगी। 575 का स्टॉप लॉस, 530 का लक्ष्य। तो ये फ्रेश सेल कैंडिडेट आया ऐसा लग रहा है, क्योंकि लुपिन डॉक्टर के बाद अब ये शायद कमजोर होता हुआ दिखे। लेकिन चलिए बाटा और हेवल्स ये 2 स्टॉक कॉमन है जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप वागले, अमरीश बलिगा, राकेश बंसल, और अब हमारे साथ हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी खबर का करेंगे विश्लेषण। अमेरिका में कल जो 24% की बड़ी गिरावट टेवा के शेयर में हुई है, क्यों हुई है, और हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, ये है पूरी रिसर्च। बताएं आशीष। जी हाँ, तेवा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक इजरायली एमएनसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स और इसका रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, और इसने जब अपने कल तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे उसके बाद एक ही दिन में 1/4 मार्केट कैप इस कंपनी का एरोड हो गया। एक समय इस कंपनी का स्टॉक 24% तक करेक्ट हो गया था और फाइनली 18% के दबाव के साथ कल अमेरिका में क्लोज हुआ है। मार्केट को चिंता है, जिस तरह की मैनेजमेंट की कमेंट्री है, खास तौर पे जेनरिक प्राइसिंग को लेकर जो कंसर्न्स मैनेजमेंट ने उठाए हैं। इनफैक्ट तेवा ने कहा है FY17 में उनके कैश फ्लोज $1.5 बिलियन रिड्यूस हो गए। अपनी 15 फैक्ट्रीज को वो बेचेंगे, 7,000 जॉब्स काटेंगे।
इस तरह की कमेंट्री इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारतीय जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो पूरी तरह से ग्लोबली जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती हैं। हम भी वही काम करते हैं जो तेवा फार्मास्यूटिकल्स करता है और हमारे यहां भी ऑफ लेट प्रेशर बड़ा तगड़ा देखने को मिला है। मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है उन कंपनीज के रिजल्ट्स को जिन्होंने अब तक अपने नतीजे घोषित Q1 में कर दिए हैं। डॉक्टर रेड्डीज 45% नॉर्थ अमेरिका से सेल्स आती है। इस कंपनी की नॉर्थ अमेरिका बिक्री 4% घटी थी और मार्जिन महज 10% पे पहुंच गए और उनका कहना है कमेंट्री जो थी एडवर्स प्राइसिंग यूएस में कंटिन्यू होगी और कोई क्लियर मार्जिन पे गाइडेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया। ल्यूपिन इस कंपनी की 42% बिक्री आती है नॉर्थ अमेरिका से, 27% साल दर साल और 16% तिमाही दर तिमाही अमेरिका से कारोबार घटा। इस कंपनी के मार्जिन कंसोलिडेटेड 29% से घटकर 20% के नीचे पहुंच गए। यूएस में डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिले और मार्जिन की गाइडेंस भी इस कंपनी ने घटाई। टोरेंट फार्मा एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी, इस कंपनी की यूएस बिक्री 37% साल दर साल घटी, मार्जिन 28% के 21% हो चुके हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री में कहा गया था प्राइसिंग प्रेशर कैटास्ट्रोफिक है, यानी कि बहुत चिंता की बात है। और ध्यान रखें तेवा फार्मा अगर प्रेशर में है तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का आज मूड बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इन 3 कंपनी के रिजल्ट्स आ गए लेकिन लार्जली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिजल्ट्स 11 अगस्त को आने इंपॉर्टेंट दिन होगा। तो सारी की सारी फार्मा कंपनी आज प्रेशर में रह सकती हैं और ये खास तौर पर जो आशीष नाम ले रहे हैं इन पर नजर रखिएगा। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। और सिप्ला पर तो राकेश जी कह ही रहे हैं आज ये गिरेगा, आप कैसे इस खबर को देख रहे हैं? अमरीश जी बताइए। ये फार्मा सेक्टर लोग कह रहे थे आईटी से थोड़ा बेटर है, अगर गिरावट होती है तो इसको खरीद लीजिए और एक रिकवरी भी देखने को डिसेंट निचले स्तरों पर मिली। राइट। तो आप तो वैसे ही मंदी में कैसे बेचेंगे? इनफैक्ट बीच में मैं भी बोल रहा था कि फार्मा लेना चाहिए। पर अभी ये सब देखने के बाद मैं तो बोलूंगा एटलीस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, देखते हैं क्या होता है। इनका हाल एक्चुअली वैसे ही हो रहा है। सी प्रॉब्लम क्या है, फार्मा शेयरों की प्रॉब्लम अब डबल हो गई है। राइट। पहले खाली हमारी यूएस एफडीए की प्रॉब्लम थी, तो उसमें क्या है आपका जो पहले व्यू था वो गलत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले यूएस एफडीए की प्रॉब्लम थी। अगर आपको पता है आप में क्या समस्या है, मेरे में क्या कमजोरी, मेरी वीकनेस मुझे पता है तो मैं सुधार लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मैं सुधारूंगा। तो इन कंपनियों को अपनी वीकनेस सुधारनी थी, सुधार लेते। अब प्रॉब्लम दूसरी खड़ी हो गई, यूएस एफडीए की आप सुधार भी लोगे लेकिन बिजनेस नहीं है तो क्या करोगे? एब्सोल्युटली। तो अमेरिका में जो जेनरिक, और ये प्रॉब्लम अमेरिका की नहीं है, अभी ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। सबको जेनरिक दवाओं में जाना है, सबको सस्ता हेल्थ केयर चाहिए। यहाँ भी आई थिंक इट बी द सेम प्रॉब्लम आई मीन इवन इन इंडिया, क्योंकि यहाँ भी यदि आई मीन देयर इज अ वेरी क्लियर गाइडलाइन कि यू हैव टू मेंशन ओनली जेनरिक नेम, देन ऑल दीज कंपनीज विल फेस अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और ये होना है। हाँ, होने ये अल्टीमेटली हर जगह होना है। मतलब इनके लिए जो कहते हैं कि वो एक गोल्डन पीरियड था, जैसे कैसा गोल्डन पीरियड था वो 1990-95 के टाइम पे कि जो भी कंपनी एमएनसी है या फॉरेन एक्सचेंज में कमाई करती है उसका शेयर, कोई नेस्ले, कोई कैडबरी, पॉन्ड्स, आपको याद होगा ना उस जमाने में ये सारे शेयर हुआ करते थे। कुछ भी खरीद लो, वैसा हाल था। अब सेम सिचुएशन इनके लिए कि वो गोल्डन पीरियड चला गया, जो मलाई वाला टाइम था कि आराम से बहुत कमा लेते थे, अब मेहनत का टाइम आ गया इनके लिए। सही बहुत मुश्किल पड़ेगी कमाने में। चलिए, तो ये स्टॉक्स आज खुलते ही किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कहां पर सपोर्ट है कि नहीं है, सपोर्ट तोड़ते जा रहे हैं, सब पर बात होगी। आज फार्मा सेक्टर के लिए हम आपसे कह रहे थे ना कि बहुत बड़ा दिन है, तो इस पर रहेगी नजर। और भी सेक्टर्स हैं जिस पर रहेगी नजर और वो हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप वागले, अमरीश बलिगा, राकेश बंसल और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं sptulsian.com के श्री एसपी तुलसियान साहब। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत आपके बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ की जाए। बताइए सर, कौन सा शेयर चुना है आज आपने? अनिल जी, मैंने एक शुगर क्षेत्र से फिर से एक स्टॉक चुना है। अगर आपको याद हो तो पिछले करीबन 1 महीने में मैंने 3 या 4 शुगर स्टॉक्स रेकमेंड किए थे और द्वारिकेश शुगर मैंने अपने इसी चैनल पे इसी समय पे 19 जून को 399 रुपए में रेकमेंड किया था और शेयर करीबन 7 हफ्ते के अंदर जो है 200 रुपए बढ़ गया, यानी 50% का गेन दिखा दिया है। 599 600 रुपए पे चल रहा है, 400 का 600 हुआ 7 वीक में। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से अपने चैनल के व्यूअर्स की या कईयों का फीडबैक आता है कि अब क्या लगता है, अगर आपका 50% का रिटर्न देखने को मिला है 2 महीने में, तो क्या हम बेच के निकल जाए? तो मेरा एक सलाह है कि नहीं, स्टॉक जो है वास्टली री रेटिंग हुआ है और इसकी कुछ रीजनिंग जो मैं दूंगा, जो मैंने पहले भी दी थी और फिर से मैं जो चेंज सर्कमस्टेंसेज में रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप इस कंपनी का ये देखें जो शुगर प्रोडक्ट
प्रोडक्शन, तो वो था हाईएस्ट एवर कंपनी की हिस्ट्री में। करीबन इन्होंने 33 लाख शुगर बैग बनाई थी और हाईएस्ट रिकवरी है 11.78%, जो पूरे इंडिया में पूरे यूपी में हाईएस्ट रिकवरी है और कंपनी की हिस्ट्री में पूरी हाईएस्ट रिकवरी है। तो जिस हिसाब से इनके पास इन्वेंट्री है करीबन 22 लाख शुगर बैग की FY18 के लिए, उस पे इनको करीबन जो है गेन आएगा 150 करोड़ रुपए का। और वर्तमान अगर जो शुगर सीजन शुरू होगी 1 अक्टूबर से, उसमें ऐसा अनुमान है कि यूपी में करीबन 12 से 13% का शुगर का प्रोडक्शन ग्रोथ होगा। और जिस हिसाब से कंपनी के सूत्रों से या जो हमें जानकारी मिली कि कंपनी शायद जो है 15% का शुगर का ग्रोथ दिखावे और रिकवरी जो हाईएस्ट रिकवरी है वो शायद इस साल भी कंपनी जो है हाईएस्ट रिकवरी को बरकरार रखेगी। तो नेचुरल है, अगर आपका हायर प्रोडक्शन है, हायर रिकवरी है, तो जो FY17 में जो इनका EPS था करीबन 88 रुपए और कैश EPS था 135 रुपए, 10 रुपए के शेयर पे 135 रुपए, वो निश्चित रूप से FY18 में बढ़ेगा। ऑपरेटिंग EPS जो नेट EPS हम जिसको कहते हैं शायद 88 रुपए से बढ़ के हो सकता है 95, 96, 98 रुपए हो जावे। उसके अलावा जो दो सबसे बड़े ट्रिगर है कि 10 अगस्त को कंपनी Q1 का अपना रिजल्ट कंसिडर करेगी और 10 अगस्त को शेयर जो है स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपए से 1 रुपए का, और उसी दिन एक्स डिविडेंड भी हो रहा है, डिविडेंड है 10 रुपए का। मैं कहूंगा कि 600 पे शायद 10 रुपए डिविडेंड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता हो, लेकिन जब स्प्लिट होगा 10 से 1 रुपए में और जो शेयर अभी वर्तमान में 600 से नीचे चल रहा है 60 रुपए पे स्प्लिट होगा, तो यूपी में यूपी बेस्ड मिलों में सबसे सस्ता जो शुगर का शेयर दिखाई देगा, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ में वो काफी सस्ता देगा। जैसे मैंने बताया कि 95-98 रुपए का अगर आपका EPS है, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 रुपए का आपका EPS ऑपरेटिंग EPS आएगा, कैश EPS 13-14 रुपए आएगा। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो 6 का P मल्टीपल, कैश EPS में जाएं तो करीबन 4-4.5 का P मल्टीपल। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरी एक री रेटिंग या एक रिव्यू है इस जो अर्लियर कॉल का कि, और मैं कहूंगा कि जिन्होंने भी पहले हमारे चैनल को देख करके शेयर खरीदा था 400 रुपए में, मेरी सलाह है कि अभी भी बने रहें और आपको एक जो लक्ष्य, जो मेरा एक रिवाइज लक्ष्य है वो है 720 रुपए अगले 6 महीने में। जबरदस्त कॉल और बधाई हो तुलसियान सर, इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडिया आपने बताया और क्या जबरदस्त प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया है। ये बताइए सर, सीएट के नंबर्स देखकर अब क्या व्यू बन रहा है टायर सेक्टर पर, और सीएट पर भी बताइए क्या राय है सर। हेमंत, सीएट के नतीजे बेहद खराब आए हैं और आप ये कह सकते हैं कि शायद एक्चुअली देखिए, अगर आप सीएट के नंबर देखें, आप पर से टायर स्टॉक्स को देखें तो मार्च के रिजल्ट्स अपने आप में थोड़े से दबे हुए थे, पर मैं कहूंगा कि जून के रिजल्ट्स तो उससे भी खराब हैं। और एक्चुअली जून में जो है रॉ मटेरियल का इनको काफी एडवांटेज मिला था, रबर के प्राइसेस काफी कम हुए थे, लेकिन उस सारी की सारी चीजें जो है रिजल्ट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। और मैं कहूंगा कि सबसे खराब नतीजे आए हैं सीएट के अगर इस क्वार्टर के देखें, और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दूसरे टायर स्टॉक्स में को मिलेगा, फिर चाहे सीएट हो, अपोलो टायर हो, जेके टायर हो, तो बहुत ज्यादा निराशा हुई। और आप ये सिर्फ ये कारण, अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुनेंगे सभी मैनेजमेंटों से, तो शायद यही एक ही वो ठीकरा फोड़ना चाहेंगे कि जापान से बहुत ज्यादा, चाइना से बहुत ज्यादा डंपिंग है और हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जरूरत है। पर मैं उस चीज से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में उन्हें, जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल का एडवांटेज था, रबर प्राइसेस काफी सॉफ्ट थे। उसके उपरांत अगर हम ये रिजल्ट देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से मार्केट को निराशा होगी और इसका रब ऑफ इफेक्ट जो है सीएट में वीकनेस के अलावा, जैसे अपोलो टायर, जेके टायर, MRF, इन सभी में हमें अक्रॉस द बोर्ड जो है वीकनेस देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे टायर शेयर आज गिरेंगे, टायर पंचर होने वाले हैं। हाँ, टायर पंचर। और सबसे बड़ी बात, महंगा। सीएट अकेला 18 के P मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि MRF 13 पर है और जेके टायर 9 पर है, तो और अपोलो टायर 11 के मल्टीपल पर है। तो इतना महंगा ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज की सिफारिश पर अनिल जब 2% चले थे ना, तभी समझ में आ रहा था और हम कह भी रहे थे कि ये सेक्टर बहुत खराब प्रदर्शन दिखाने वाले नतीजों के दम पर। कल भी याद है सुबह सुबह हम लोग कह रहे थे कि यहाँ से तो बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बेचने चाहिए। कल तो शॉर्ट की क्लियर एग्जैक्टली थी कि शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुलसियान सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए तैयार करेंगे, बताएंगे कहां पर हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, प्री ओपनिंग सेशन बताएंगे आपको, स्टॉक 2020 की टीम, और 9:15 के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपकी मदद करने के लिए तैयार। बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा बाजार का फ्लैगशिप शो पहला सौदा।